नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ब्रेकिंग न्यूज, नीतीश कुमार ने कर दिया राजनीति से संन्यास का ऐलान, कहा यह मेरा अंतिम चुनाव होगा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है, जबकि सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। अब दोस्तों इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने धमदाहा में रैली के दौरान राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मेरा अंतिम चुनाव होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली में ग्रीन और सामान्य दोनों तरह के फटाकों पर लगा बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार को हुई रिव्यू मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस महामारी और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में फटाकों को बैन कर दिया गया है। दोस्तों यह बैन फटाके खरीदने, बेचने और चलाने पर होगा। दिवाली पर किसी भी तरह के फटाके नहीं चलेंगे। दोस्तों ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के फटाके बैन रहेंगे। फटाकों पर प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज इस महामारी, वायु प्रदूषण और फटाकों को लेकर दिल्ली सरकार की रिव्यू मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग के चलते ही दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का वक्त मांगा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार किसी भी वक्त कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान, आएगी 8,000 करोड़ रुपए की खास स्कीम। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज में एक्सपर्ट्स के लिए बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम का भी ऐलान हो सकता है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर रहेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार पर चर्चाएं हुई। दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन से लेकर बिजली की खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में जमकर निवेश किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोलकाता में बोले अमित शाह, एक मौका दीजिए, हम बनाएंगे सोनार बांग्ला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव 2021 होने वाले हैं। दोस्तों बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिलाने की पूरी कोशिश में जुटी है। राज्य में चुनावी कैंपेन का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। दोस्तों अमित शाह ने कल कोलकाता में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बंगाल के लोगों से बीजेपी को एक मौका देने की बात भी कही। अमित शाह ने कहा कि हमें एक मौका दे, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। दोस्तों अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार का अंत करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक मौका बंगाल में दीजिए, हम आने वाले दिनों में यहां पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरकस प्रयास करेंगे। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि बंगाल में एक और ममता सरकार को लेकर भयंकर गुस्सा दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की प्रति आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है। दोस्तों बंगाल में केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी, बंगाल के गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ममता सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। उन्होंने बंगाल के लोगों से बीजेपी को एक मौका देने की अपील की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 नवंबर से खुलेंगे म्यूजियम, आर्ट गैलरी, भारत बायोटेक की वैक्सीन फरवरी में आ सकती है। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गुरुवार को अनलॉक 5.0 के तहत 10 नवंबर से म्यूजियम, आर्ट गैलरी खोलने को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों अलग अलग तरह की प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया है। इसके मुताबिक एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सभी को मास्क पहने रहना अनिवार्य है, हैंड सैनिटाइजर रखना होगा, टिकट बिक्री के लिए ऑनलाइन मोड अपनाना होगा, पूरे सिस्टम को सैनिटाइज करना होगा। यह प्रक्रिया हर दिन होगी। दोस्तों कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले म्यूजियम और आर्ट गैलरी नहीं खुल सकेंगे। इस जोन में किसी तरह की प्रदर्शनी भी नहीं लगाई जा सकती। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। साथ ही दोस्तों भारत बायोटेक की इस महामारी वैक्सीन के फरवरी में आने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सरकार से जुड़े एक वैज्ञानिक के हवाले से यह जानकारी दी है।
दोस्तों वैक्सीन फरवरी में आती है तो यह समय से काफी जल्दी होगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अगले साल की दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल जून तक भारत बायोटेक की वैक्सीन आ पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वियना में अटैक के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा यूरोप के लिए खतरा बन गया है इस्लाम। जी हां दोस्तों, वियना में हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने बुधवार को चेतावनी दी कि राजनीतिक इस्लाम यूरोप के लिए खतरा बनता जा रहा है। कुर्ज ने यूरोपीय यूनियन से अपील की है कि वियना आतंकी हमले से सबक लेते हुए अपने सहिष्णुता की गलतफहमी को खत्म कर लें। उन्होंने यूरोपीय देशों का आह्वान किया कि वे और कड़ाई से राजनीतिक इस्लाम की समस्या से निपटने पर फोकस करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वियना हमले में शामिल आतंकी 20 वर्षीय मुस्लिम युवक है जो कि ऑस्ट्रिया में ही पला बड़ा है। वह आतंकी संगठन ISIS में भर्ती होना चाहता था। देश के नाम अपने संदेश में कुर्ज ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा यूरोप की स्वतंत्रता और मूल्यों के लिए खतरनाक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के ऑफिस ने बुधवार को कहा कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रों के साथ संपर्क में है ताकि आतंकवाद से मिलकर निपटने पर चर्चा की जा सके। दोस्तों जर्मनी के एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कुर्ज ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि हम इस सहिष्णुता की गलतफहमी का खात्मा देखेंगे। साथ ही दोस्तों कुर्ज ने कहा कि मैं यह भी आशा करता हूं कि यूरोप के सभी देश यह महसूस करेंगे कि राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा हमारी स्वतंत्रता और यूरोपीय जीवन शैली के लिए कितना खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आसान हुआ रेस्टोरेंट खोलना, गैर जरूरी लाइसेंस लेने की शर्तें हुई खत्म। जी हां दोस्तों, दिल्ली में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट खोलने के लिए अब पर्यटन विभाग की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में स्टैंडर्ड अलोन रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की प्रक्रिया को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों इस महामारी काल और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग के लिए यह कदम बड़ी राहत पहुंचा सकता है। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस बैठक में रेस्टोरेंट चलाने वालों ने लाइसेंसिंग की लंबी लिस्ट का मुद्दा उठाया था, जिसे अब हल कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के बढ़ते मामलों के चलते चीन ने भारत की फ्लाइट्स पर अनिश्चित काल के लिए लगाई रोक। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते वंदे भारत मिशन में इस महामारी के बड़े मामलों को देखते हुए चीन ने गुरुवार को गैर चीनी यात्रियों समेत भारत के हवाई सफर पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है, जबकि भारत और चीन के बीच वाणिज्यिक फ्लाइट्स को शुरू नहीं किया गया था। दोस्तों एयर इंडिया चीन के विभिन्न शहरों के लिए वंदे भारत मिशन के तहत विशेष बचाव उड़ानें संचालित कर रहा है। बीजिंग ने इसके अलावा ब्रिटेन, बेल्जियम और फिलीपींस से भी गैर चीनी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए इसी तरह की घोषणा की है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के आ रहे यात्रियों से अतिरिक्त हेल्थ टेस्ट रिजल्ट पेश करने के लिए कहा है। अब दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 84 लाख हो गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,24,000 को पार कर गई है। हालांकि दोस्तों भारत में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। फिलहाल भारत में एक्टिव केसों की संख्या 5,20,000 से ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया का हाल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,81,00,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 12,25,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 95,76,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 55,90,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, पेरू, इटली, साउथ अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, चिली, इराक, बेल्जियम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली और काली पूजा के दिन इस बार बंगाल में भी
नहीं फूटेंगे फटाके, कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, काली पूजा और दीपावली के दिन इस बार पश्चिम बंगाल में फटाके नहीं फूट पाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फटाके जलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि इस महामारी के प्रकोप के मद्देनजर फटाके जलाना पर्यावरण और संक्रमित मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फटाकों पर प्रतिबंध जगधात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई साजिश, गुरुद्वारे का कंट्रोल आईएसआई के हाथों में सौंपा। जी हां दोस्तों, करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नई चाल चली है। सिखों के पवित्र धर्म स्थल करतारपुर साहिब को पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका प्रबंधन एसजीपीसी से छीनकर ईटीपीबी के नाम की मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल नवंबर में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद को दुनिया का सबसे दरियादिल शख्स साबित करने पर तुले थे, लेकिन महज 1 साल में ही उनकी दरियादिली की हकीकत दुनिया देख रही है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के रखरखाव का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से छीनकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंप दिया गया है। इस यूनिट में कुल 9 लोग शामिल हैं और यह पाकिस्तान के इक्विक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी कि ईटीपीबी से जुड़े हैं। खास बात दोस्तों यह है कि गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बनाई गई इस यूनिट में एक भी सिख सदस्य नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेटीएम ने एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड, मिलेंगे कई सारे ऑफर्स और इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, फिनटेक कंपनी पेटीएम ने एसबीआई के साथ मिलकर 2 को ब्रोडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। दोस्तों फेस्टिवल सीजन के मौके पर लॉन्च किए गए इस क्रेडिट कार्ड में यूजर्स को फ्री इंश्योरेंस और कई सारे ऑफर मिलेंगे। पेटीएम ने कहा है कि यह कार्ड ग्राहकों को दिवाली के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। चुनिंदा ग्राहकों के पास पेटीएम ऐप पर जारी हुई वेट लिस्ट में शामिल होकर कार्ड पर अर्ली एक्सेस के लिए आवेदन करने का भी मौका होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल लेकर आया धांसू ब्रॉडबैंड प्लान, एयरटेल और जियो को मिलेगी टक्कर। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अब देश में सभी निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत बीएसएनएल ने अब अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लान्स में भी बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों संचार भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल हाल ही में 499 रुपए के ब्रॉडबैंड प्लान को रिवैम्प कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसएनएल का 499 रुपए का ब्रॉडबैंड प्लान कई क्षेत्रों में एंट्री लेवल प्लान के रूप में आता है। यह प्लान 1 अक्टूबर को ही लॉन्च हुआ है। दोस्तों इस प्लान की खासियत की बात की जाए तो इस प्लान में 100 GB डाटा प्रति माह 50 MBPS की स्पीड से मिलता है। डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद में 2 MBPS की स्पीड देता है, जो कि अगर स्पीड की बात की जाए तो यह जियो फाइबर और एयरटेल से भी ज्यादा है, क्योंकि जियो फाइबर इस प्लान के तहत 30 MBPS की स्पीड देता है, वहीं एयरटेल इस तरह के प्लान में 40 MBPS की स्पीड देता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो बात कर लेते हैं पहले बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिली है। देश के बाकी भागों में मौसम शुष्क बना रहा। वहीं दोस्तों दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर फिर से पहुंच गया है। आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश रहने की उम्मीद है। इन दोनों राज्यों में कुछ शहर ऐसे होंगे जहां भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। इन भागों में वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए बेहद खराब होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 1200 रुपए सस्ता होने के बाद आज फिर बढ़ गए सोने के दाम। जान लीजिए लेटेस्ट प्राइस। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद आज घरेलू बाजार में सोना चांदी महंगा हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 158 रुपए बढ़ गया। इसके बाद नया भाव 50,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 697 रुपए प्रति किलोग्राम चढ़कर 62,043 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस हो गई है जारी, यात्रा करने से पहले जानना है जरूरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी काल में नए नियम और शर्तों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा बहाल की गई है। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी और भारत में फंसे विदेशियों को उनके मुल्क तक पहुंचाने के लिए फ्लाइट सर्विसेज चला रखी है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन देशों के साथ एयर बबल ट्रैफिक सिस्टम के तहत भी फ्लाइटों का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, इस महामारी के फैलाव को रोकने के मकसद से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लगातार समय समय पर गाइडलाइंस जारी कर रही है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दोस्तों, नई गाइडलाइंस के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने नए दिशा निर्देश में कहा है कि फ्लाइट्स के उड़ान भरने या फिर एयरपोर्ट के हेल्थ काउंटर में पहुंचने के 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। एयरलाइंस के जरिए यात्रियों को ऑनलाइन यह भी अंडरटेकिंग देना चाहिए कि वे भारत सरकार के होम क्वारंटाइन यानी कि 14 दिन तक स्वयं निगरानी जैसे सभी नियमों का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सिर्फ कुछ चुनिंदा कारणों पर ही होम क्वारंटाइन की व्यवस्था होगी, जैसे कि गर्भवती महिला, परिवार में किसी का निधन, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ माता पिता 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। अगर कोई यात्री इन नियमों के तहत छूट जाता है तो उसे फ्लाइट संचालन से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस महामारी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव जैसे और भी कई सारे नियम इस महामारी के लिए बना दिए गए हैं। उन सारे नियमों का अनुपालन करना ही होगा अगर आपको यात्रा करनी है। दोस्तों, सारी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और कौन से देश का राष्ट्रगान लिखा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और कौन से देश का राष्ट्रगीत लिखा है यानी कि राष्ट्रगान लिखा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस देश का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।